हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम विजन आईएएस का एमसीक्यूज क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडियन पॉलिटी क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज ऑप्शन 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू चेंजेस एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक नहीं है। अगर सोसाइटी को लगता है कि चेंजेस लाना चाहिए तो चेंजेस लाना अलाउड है। इसमें इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉर बोथ पॉलिटिकल क्लास एंड द जुडिशरी। तो पॉलिटिकल क्लास और जुडिशरी काफ़ी सारे इंटरप्रिटेशन देती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। जुडिशरी ने ऐसे बहुत सारे नए जजमेंट्स दिए हैं जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन थे, फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन। सो ऑप्शन 2 भी सही है। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर परफॉर्म्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स? ऑप्शन 1, टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स with respect to the deprivation of rights and safeguards of the scheduled castes। इसको आंसर करने के लिए आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का फंक्शन पता होना चाहिए। तो ये कमीशन बनाया ही गया था एससीज के डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए। तो अगर उनके राइट्स ही डिप्राइव हो और कंप्लेन भी ना कर पाए तो कैसे होगा डेवलपमेंट? तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है टू डिटर्मिन एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये फंक्शन गवर्नमेंट का है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन 3, टू प्रिपेयर एंड अपडेट द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड रिकमेंड देयर नेम्स फॉर प्रमोशन थ्रू रिजर्व्ड कोटा। तो प्रमोशन के लिए अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। सो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज ए, 1 ओनली। थर्ड क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब। Number 1, certain policies that the government should adopt. Number 2, the goals and objectives that we as a society should adopt. Option 3, certain rights that individuals should enjoy apart from the fundamental rights. So DPSP में mainly यही तीनों चीज़ हैं और ये तीनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं। सो आंसर इज ऑल करेक्ट, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। Question 4, consider the following statements regarding federation in India. It is characterized by independent judiciary and bicameralism। तो इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और इसके फीचर्स होते हैं 2 गवर्नमेंट्स, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और bicameralism। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 2, द टर्म फेडरेशन हैज बीन नोवेयर बीन यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सही है, फेडरेशन टर्म कहीं यूज नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शन 3, इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ क्वाजी फेडरल इन नेचर। तो ये केसी वेयर ने कहा था। सो ये भी सही है। और भी चीज़ें कही गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जैसे फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, बारगेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स ने कहा था ये, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। सो सारे ही ऑप्शन सही हैं। आंसर इज ए, 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू हाई कोर्ट। It can withdraw a case pending in the subordinate court if it involves a substantial question of law that require the interpretation of the constitution। तो हाई कोर्ट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है और पावर्स होते हैं उनके नीचे वाले कोर्ट्स पे। जैसे गवर्नर हाई कोर्ट को कंसल्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन के टाइम पर। डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा जो भी जुडिशियल सर्विस में हैं उनके भी प्रमोशन, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र में उनको कंसल्ट किया जाता है। अगर कोई केस सबॉर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है तो हाई कोर्ट वो केस विड्रॉ कर सकता है। सो ऑप्शन 1 सही है। और इसके लॉ बाइंडिंग होते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट, मतलब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को वो फॉलो करना ही पड़ता है। ऑप्शन 2, इट हैज़ द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर और डिसीजन। तो ये करेक्ट है, हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू और करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 3, इट हैज़ द पावर टू एडजुडिकेट इंटर स्टेट डिस्प्यूट मैटर्स। ये गलत है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है आर्टिकल 131 के अंडर। सो द आंसर इज ए, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द राइट्स एनलिस्टेड अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यस, हेल्थ, यस, मोरालिटी, यस। आर्टिकल 25 में रिलीजियस बिलीव्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस दोनों ही मेंशन्ड हैं।
सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए, बट उन पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और यही सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि ऑप्शंस में दिए हुए हैं. सो ऑल करेक्ट, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following has been described as the horoscope of our sovereign democratic republic? ऑप्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज. तो हॉरोस्कोप किसको कहा गया है? तो अगर हम हॉरोस्कोप का लिटरल मीनिंग लेंगे तो इसका मतलब है फ्यूचर के बारे में बताना. तो के.एम. मुंशी जो कि मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे, उन्होंने प्रियम्बल को कहा था हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सो द आंसर इज सी, प्रियम्बल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Article 20 of the Indian Constitution grants protection against self-incrimination. However, this protection does not extend to options हैं oral evidence, production of material objects और third है blood specimens. So, Article 20 protection provide करता है against arbitrary and excessive punishment से accused person को. इसमें 3 चीज़ें हैं. नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब किसी को सज़ा तभी मिलेगी जब कोई वो लॉ ब्रेक करेगा, और सज़ा भी उसको उतना ही मिलेगा जितना प्रिस्क्राइब्ड है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते. फिर है नो डबल जियोपार्डी, किसी को भी एक ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं मिल सकता. और थर्ड है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब किसी भी अक्यूज पर्सन को उसी के अगेंस्ट हम विटनेस नहीं बना सकते, और ये ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों के लिए होता है. सो ऑप्शन 1 इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये प्रोटेक्शन ओरल एविडेंस के लिए है. सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन के लिए ये प्रोटेक्शन नहीं है. सो आंसर इज सी, 2 and 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. द पावर ऑफ स्टेट टू मेक एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड अंडर. ऑप्शंस दिए हुए हैं राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू इक्वालिटी. तो इसका आंसर है डी, राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी में 6 राइट्स हैं. हमने फंडामेंटल राइट्स वाले वीडियो में ये पढ़ा था. इसमें इसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कहा है कि गवर्नमेंट स्पेशल स्कीम्स या मेजर्स बना सकती है कुछ सेक्शंस के लिए, जैसे वुमेन, चिल्ड्रन, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए. सो द आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Consider the following statements regarding Article 33 of the Indian Constitution. Option 1. The power to make laws under Article 33 is conferred only on Parliament and not on state legislatures. ये सही है, ये पावर बस पार्लियामेंट के पास है. Second option. The law made under Article 33 cannot be challenged in any court for violation of any of the fundamental rights. ये भी करेक्ट है. जैसे पार्लियामेंट ने आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, पुलिस फोर्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ये लेकर आ चुके हैं. इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशंस पर एक्सेट्रा. थर्ड ऑप्शन है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 33 कवर ओनली कॉम्बिटेंट एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज. ये गलत है, क्योंकि ये आर्म्ड फोर्सेज के सारे एम्प्लॉयज़ जैसे बार्बर, कारपेंटर, कुक, इन लोगों के लिए भी है. So the answer is A, 1 and 2 only. Next question number 11. Which of the following employees officers are covered under the jurisdiction of central administrative tribunals? Options हैं officers and servants of the Supreme Court, the secretarial staff of the Parliament, officers of all India services, civilian employees of defense services. इसका आंसर है C, 3 and 4 only. Central Administrative Tribunal में ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट अंडर सेंटर एंड सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विसेज, ये सारे आते हैं. इसमें ऑप्शन 1 and 2 कवर्ड नहीं है. सो आंसर इज सी, 3 and 4 ओनली. क्वेश्चन नंबर 12. इफ अ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन. ऑप्शन 1. फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड. ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल 19 बस तभी सस्पेंड हो सकता है अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन के वजह से. ऑप्शन 2. प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ये करेक्ट है. आर्टिकल 359 के अंडर प्रेसिडेंट को ये राइट है. ऑप्शन 3. द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 21 and 22 कैन नॉट बी सस्पेंडेड. ये गलत है,
क्योंकि आर्टिकल 22 सस्पेंड किया जा सकता है, 20 और 21 नहीं किया जा सकता. सो द आंसर इज बी, 2 ओनली. क्वेश्चन नंबर 13. राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस टू अ पंचायत इन इंडिया इज अ. इसका आंसर है ए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following are the characteristics of parliamentary form of the government of India? पहला ऑप्शन है द सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. ये गलत है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी प्लस अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी का सिंथेसिस है. सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट्री लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं बाय पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है. सो ये ऑप्शन गलत है. सेकेंड ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स और थर्ड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर. ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं. सो द आंसर इज सी, 2 and 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन. ऑप्शन 1. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस एंड टर्म्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन. सो ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, सो ये गलत है. ऑप्शन 2. रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स आर debarred फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट. ये ऑप्शन भी गलत है. सो आंसर इज डी, नीदर 1 और 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज. इट वॉज नोन एज द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. It abolished the East India Company and transferred the powers of government, territories and revenues to the British Crown. Which of the following is being referred to in the above passage? So, इसका आंसर है A, Government of India Act 1858. Next, question number 17. Right to freedom of religion under the Indian Constitution provides that option 1. A person cannot be forced to attend religious instruction in a state recognized educational institution. ये बिल्कुल सही है. Option 2. A fee or tax cannot be levied by governments on religious endowments and pilgrims. Option 2 ये गलत है. So इसका आंसर है A, 1 only. Question number 18. With reference to the non-resident Indians and overseas citizens of India card holder, consider the following statements. Option 1. Both require entry visa for visiting India for any purpose. ये गलत है. NRI इंडियन सिटीजन्स ही होते हैं, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है. ये बस रहते इंडिया के बाहर हैं बट इनके पास इंडियन पासपोर्ट ही होता है. सो दिस इज़ रॉन्ग. ऑप्शन 2. बोथ आर एट पार in terms of matters relating to the acquisition of agricultural or plantation properties. ये गलत है. Answer is D, neither 1 or 2. Question number 19. Consider the following statements regarding Special Officer for Linguistic Minorities. Option 1. Constitution provides for the Office of Special Officer for Linguistic Minorities in each state. ये गलत है. 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया था, आर्टिकल 350B. इसमें ये लिखा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को. सो ये गलत है. ऑप्शन 2. ओनली पर्सन्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years इन द फील्ड ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर कैन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस. ये भी गलत है. कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरीज वगैरह कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शंस हैं टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज दैट मे बी अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम. सो इसका आंसर है ए, 1 ओनली, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट. सो यहाँ पर आप ये समझिए टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया डिफरेंट है दोनों. यूनियन ऑफ इंडिया में बस स्टेट्स इंक्लूड होते हैं बट टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और टेरिटरीज दैट मे बी अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन फ्यूचर ये सब आ जाते हैं. यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया की बात हो रही है. सो आंसर है ए, 1 ओनली. सो गाइस कल फिर हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता चल जाए. ऑल द बेस्ट गाइस.